हम लोगों का अब जो नया टॉपिक था वो था केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध। हमने इससे पहले जो है केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को देखा था। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध। फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और जो संबंध है केंद्र संबंध में, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध ही है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। जैसे कि भारत के संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 293 तक जो है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों को जो है राजस्व जुटाने की शक्ति दी गई है। शक्ति दी गई और व्यय संबंधी उत्तरदायित्व भी दिए गए, यानी उसे खर्च करने के लिए उत्तरदायित्व भी दिया गया। और राजस्व का जो बंटवारा है, राजस्व का जो बंटवारा है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार है। और 7वीं अनुसूची को हमने देखा था, ठीक है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख था। तो जो संघ सूची है, इसमें जो वर्णित कर हैं, यानी कि इसमें जो कर का विवरण दिया गया है, इसको प्राप्त करने का अधिकार जो है ये संघ को ही है, ये संघ को। और जो राज्य सूची दिया गया है, इस पे प्राप्त करने का अधिकार राज्य को है, ठीक है। और समवर्ती सूची में किसी भी कर का उल्लेख नहीं है, किसी भी कर का उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो जो राजस्व बंटवारा है वो कैसे होता है? तो राजस्व बंटवारा अब ये 3 सूची के ही अनुसार से होगा। तो राज्य सूची में जो कर शामिल है, ठीक है, उसमें वर्णित कर से होने वाली आय जो है वो पूरी तरह उस पर राज्य का अधिकार होता है। करों से होने वाली आय पर पूरी तरह से राज्यों का अधिकार होता है। राज्यों का अधिकार होता है। और जो संघ सूची है, इसमें पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्यों को सौंपा जाता है, और समवर्ती सूची में जैसे कि मैंने बताया कि उसमें किसी भी कर का उल्लेख नहीं है, ठीक। अब जैसे कि हम लोग जो इसके अंतर्गत अनुच्छेद देखेंगे, वो अनुच्छेद 268 से 293 के बीच का होगा। जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे कि वैसा कर, यानी जो संघ द्वारा उद्गृहित है, ठीक है, उद्गृहित किए जाने वाले किंतु
राज्यों द्वारा संग्रहित, ठीक, और विनियोजित किए जाने वाले कतिपय शुल्क, ठीक है। ये सारे कर इसकी चर्चा जो है, इसके लिए हम अनुच्छेद देख रहे हैं, तो इसकी चर्चा जो हम 268 में है। इसी तरह जो संघ द्वारा उद्गृहित है, संघ द्वारा उद्गृहित है और साथ साथ संग्रहित भी है। उद्गृहित मतलब लगाया जाना, किंतु राज्यों को समग्र रूप से सौंपे जाने वाले कुछ कर और शुल्क, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 269 में। तीसरा जो है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाला तथा संघ और राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाला, ठीक है, ये सेवा कर था, ठीक है, ये सेवा कर था। इसी तरह हम लोग जो है अनुदान की भी देखेंगे चर्चा, यानी कि राज्यों के राजस्व में सर्वाधिक नहीं, सांविधिक सहायता अनुदान, इसकी चर्चा देखेंगे। ये अनुच्छेद 275 में चर्चा किया गया इसका, ठीक है। इसी तरह किसी लोक प्रयोजन के लिए जो अनुदान होता है, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 282 में, ठीक। अब हम लोग आते हैं कराधान शक्ति पे। कराधान शक्तियां यानी टैक्सेशन पावर। कराधान का अर्थ क्या होता है, मतलब कराधान शक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य की सरकारें कौन कौन से कर अधिरोपित करने की शक्ति रखती हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है केंद्र तथा राज्य की सरकारें कौन कौन से कर अधिरोपित करने की शक्ति रखती है। और हम लोग जो है इस टॉपिक में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, कराधान शक्तियों में, ठीक है। और जो केंद्र और राज्य की सरकारें कौन कौन से कर अधिरोपित कर सकती है, इसकी चर्चा जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, 7वीं अनुसूची। और इसके अंतर्गत क्या है, जो विभिन्न अनुसूचियां दी गई है विभिन्न सूची में, ठीक है, इसकी चर्चा है, ठीक है। हम लोग एक एक, क्योंकि इसमें जैसे कि एक संघ सूची आ जाएगा, ठीक है, इससे संबंधित कर को देखेंगे हम लोग। उसी तरह जो है राज्य सूची, ठीक है, इससे संबंधित कर को देखेंगे। और फिर जो है संवर्ती सूची में तो किसी तरह का कर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग एक और अवशिष्ट शक्ति ले लेंगे जो कराधान के अंतर्गत आती है, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां, इनको देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं पहले से, यानी संघ सूची के कर, टैक्सेस, यूनियन लिस्ट, संघ सूची में जो है 15 विषय दिए गए हैं, इसमें 15 विषय है, 15 विषय है।
जिन पर संसद विधि बनाकर कर लगा सकती है, ठीक है, जिन पर संसद विधि बनाकर कर लगा सकती है, ठीक है, लगा सकती है। और इसकी चर्चा हम लोग जो है करते हैं, जैसे कि एक जो है कृषि से या कृषि आय से भिन्न आय पर, कृषि पे करनी है। दूसरा सीमा शुल्क, ठीक है, इसमें निर्यात शुल्क भी शामिल है, ठीक है। तीसरा जो भारत में निर्मित तंबाकू उत्पाद है, तंबाकू या फिर एल्कोहलिक कह सकते हैं, एल्कोहलिक लीकर हो गया, ठीक है, इस सब पर जो है उत्पाद शुल्क लगा से कर वसूला जाता है, ठीक। इसके अलावा जो है निगम कर आता है, ठीक है। व्यक्ति और संपत्तियों पर पूंजी कर आता है, संपत्तियों पर पूंजी कर, ठीक है, या व्यक्ति कंपनियों की संपत्ति पर कर, ठीक है, या फिर पूंजी कर। इसके अलावा जो है कृषि से कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क, संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क आता है, ठीक। सातवां जो है कृषि भूमि से भिन्न, यानी कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। यहाँ वही है, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। आठवां जो है रेल हो गया, समुद्र हो गया, वायु मार्ग हो गया, इसके द्वारा जो माल ले जाया जाता है या फिर यात्रियों को जो ले जाया जाता है, इस पे उसके भाड़े पे कर लगाया जाता है, वो कर इसमें शामिल है। इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इसमें जो स्टाम्प शुल्क होता है इससे भिन्न कर लगाया जाता है, स्टाम्प शुल्क से अलग होना चाहिए। इसके अलावा जो विनिमय हो गया, पत्र हो गया, विनिमय पत्रों, चेक हो गया, वचन हो गया, इस पे जो है स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। न्यूज़पेपर्स होंगे, इसके क्रय विक्रय और प्लस जो है जो इसमें विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशित विज्ञापन पर कर, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर से अलग, ठीक है, यानी समाचार पत्रों से अलग, ठीक है, माल के अंतरराज्यीय, हम लोग आगे देखेंगे अंतरराज्यीय किसे कहते हैं, अंतरराज्यीय संबंध को भी देखेंगे। अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले क्रय अथवा विक्रय पर कर, ये हो गया। इसी तरह जो है अंतरराज्यीय, 13 में होगा, अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले
माल के पारेषण, ठीक है, यानी पारेषण कंसाइनमेंट पर कर, ठीक है। सेवाओं पर कर, ये भी तो लगाया जाता है, ठीक। उसके अलावा 15 में जो है एक अन्य फीस लिखा गया है, ठीक है। अन्य फीस मतलब जो है जो ऊपर जितने भी विषय हैं उसके संबंध में जो भी फीस आएगा वो इसमें आएगा, लेकिन न्यायालय में जो फीस लिया जाता है वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक। न्याय वाला फीस इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। ये था हमारा संघ सूची के कर। दूसरा जो है हम लोग देख रहे हैं राज्य सूची के कर। इसमें तो बहुत सारे कर हैं जो लगभग 20 विषय का है। टैक्सेस इन स्टेट लिस्ट, और इसमें जो है 20 विषय शामिल हैं, ठीक है, जिन पर राज्य विधानमंडल कर लगा सकती है, राज्य विधानमंडल कर लगा सकती है, ठीक है। ये सूची भले ही केंद्र के मामले में बहुत लंबा है, लेकिन इससे आय उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। इसलिए राज्य का अस्तित्व जो है वो केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ करों की चर्चा करते हैं, जैसे कि भू राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, ठीक है, ये इसमें शामिल है, ठीक है। कृषि आय पर कर, ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, ऊपर में कृषि से अलग था लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क, संपदा शुल्क हो गया, ठीक। पांचवा है भूमि तथा भवनों पर कर, ये इसमें है संसद के विधियों के अधीन रहते हुए खनिज संबंधी अधिकारों पर कर, ये है। विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, ये शामिल है इसमें, ठीक। इसके अलावा जो है समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय विक्रय पर कर हो गया। समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापन से भिन्न विज्ञापन पर कर हो गया। सड़कों या अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल तथा यात्रियों पर कर हो गया। जीव जंतु तथा नौकाओं पर कर हो गया। पथकर हो गया, इसमें पथकर भी शामिल है, ठीक है। प्रति व्यक्ति कर भी शामिल है, ठीक है, कर भी शामिल है, ठीक है। विलासिता वस्तु पे भी कर शामिल है, कर शामिल, यानी कि जिसमें मनोरंजन, शर्त लगाना, जुआ लगाना, ये सारे शामिल हैं। तो इसकी लिस्ट और लंबी है, तो इसमें 20 विषय शामिल है। अब हम लोग देखते हैं संवर्ती सूची के कर। टैक्सेस इन कंकरेंट लिस्ट, इसमें जो है कर से संबंधित सिर्फ 3 प्रविष्टियां हैं। कर से संबंधित 3
प्रविष्टियां हैं इसमें ठीक है। जैसे कि मशीनी वाहनों पर कर, ठीक है। दूसरा, न्यायिक स्टाम्पों से भिन्न स्टाम्प शुल्क। तीसरा जो है उपरोक्त विषयों से संबंधित फीसें, ठीक है। लेकिन इसमें वही न्यायालय द्वारा फीस जो है शामिल नहीं, ठीक है, ये इसमें लिखा गया है। अगला हो जाएगा अवशिष्ट शक्तियां, ठीक, रेसिडुअरी पावर्स। हमारे संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां जो है वो संसद को दिया गया है, और यह शक्ति करों के अधिरोपण से संबंधित विधियों पर लागू होते हैं। ये शक्ति जो है करों के अधिरोपण से संबंधित विधियों पर लागू होती है, ठीक है। और जो तीनों सूची में वर्णित नहीं है, ठीक है, तीनों सूचियों में वर्णित नहीं, वैसे विषय इसमें शामिल है, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए जो उपहार कर है, ठीक है, जिसको गिफ्ट टैक्स कहते हैं, ये इसमें शामिल है, ठीक है। संपदा कर, ठीक, वेल्थ टैक्स इसमें शामिल है। व्यय कर हो गया, यानी एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया, ये इसमें शामिल है, ठीक है। देखो सेवा कर भी जो है, सेवा कर ये भी पहले शामिल था, लेकिन 28वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये संशोधन था 2003 का, ठीक है, इसके द्वारा जो है इसको संघ सूची में शामिल कर दिया गया। और संघ सूची में जो इस प्रविष्ट संख्या है वो 92 का ग है, ठीक है, सेवा कर के मामले में, ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं जो है राज्यों की कराधान शक्ति पर नियंत्रण। और इसमें जो है हम लोग कुछ ही अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग जो है चर्चा करेंगे अनुच्छेद 276 का, इसके अलावा जो है अनुच्छेद 286 का, 287 का और 288 का चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ऐसे नियंत्रण लगाए गए हैं। यानी राज्य सूची के विषयों पर कर संबंधी विधियां बनाने की शक्ति राज्यों को है, इसके बावजूद संविधान उन पर कुछ नियंत्रण लगाता है। और इस नियंत्रण का उद्देश्य यही है कि केंद्र और राज्य संबंधों या विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न न हो। और ऐसे नियंत्रण की चर्चा जो है अनुच्छेद 276, 286, 287, 288 में लिखा गया। और हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 276 से। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वृत्ति का अर्थ हमने देखा था अनुच्छेद 19 में, यानी इसको प्रोफेशन कहते हैं, ठीक है। व्यापारों, ठीक है, इसको ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। आजीविकाओं, कॉलिंग्स, तथा नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट्स,
ठीक, पर कर लगा सकता है, ठीक है। ये राजसूची पर राज्य के विधानमंडलों को ऐसा अधिकार दिया गया, ठीक है। और ऐसी विधि इस आधार पर खारिज नहीं होगी, इस आधार पर खारिज नहीं होगी कि यह संघ सूची में वर्णित आयकर से संबंधित करे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी विधि को वैध होना है तो इसके लिए 2 शर्त दिया गया संविधान में, ठीक है। किंतु ऐसी विधि के वैध होने की 2 शर्त है। क्या शर्त है? जैसे कि एक शर्त है, ऐसे कर से प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को दी जाएगी, ये कहा गया। इसके अलावा तथा एक और, ये भी अनिवार्य, दोनों होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति पर ऐसे सभी करों का दायित्व 1 वर्ष में 2500 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें, ठीक, ये अनुच्छेद 276 में कहा गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला अनुच्छेद 286, ठीक। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि राज्य विधानमंडल समाचार पत्रों के अलावा शेष वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर लगा सकता है, ठीक है। और इस संबंध में जो है उसको निम्नलिखित सीमाओं का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, पालन करना पड़ेगा। जैसा है कि वह राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर कर आरोपित नहीं कर सकेगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर किसी वस्तु का भारत में आयात या भारत से निर्यात हो रहा है तो आयात या निर्यात का केंद्र चाहे उस राज्य में हो, पर वह आयात निर्यात के समय उस वस्तु पर कर नहीं लगा सकता, चार शर्तें हैं। तीसरा शर्त इसमें है कि अगर संसद ने किसी वस्तु को विधि बनाकर अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तु घोषित किया है
तो उसके क्रय विक्रय पर कर का आरोपण, कर की दर आदि से जुड़े उपबंध संसद द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे। ठीक है, अगर संसद ने किसी वस्तु को विधि द्वारा अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तु घोषित किया है, तो उसके क्रय विक्रय पर कर का आरोपण, कर की दर आदि से जुड़े उपबंध संसद द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे। इसके अलावा जो है हम लोग इसमें जो अनुच्छेद 366 है उसकी भी चर्चा इसी में आती है। अनुच्छेद 366 में दिए गए जो विषय हैं उस पर यह शर्त लागू नहीं होता है, पर शर्त अनुच्छेद 366 में दिए गए विषयों पर शर्त, यानी यही शर्त लागू होता है। ठीक है, यही शर्त लागू होगी। ठीक है, जैसे कि जो अनुच्छेद 366 है इसका जो परिवष्टी संख्या 29 का है। ठीक है, इसमें जो है माल के क्रय विक्रय पर कर का उल्लेख किया गया है, उससे स्पष्टीकरण जो है इसमें दिए गए। इस पे भी जो है यही शर्त लागू होगा। हमारा अगला अनुच्छेद है, ये हो जाएगा हमारा 287। ठीक है, ये बिजली के करों से या उसके उपभोग के कर से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की बिजली की बिक्री तथा उसके उपभोग पर कर लगाने की शक्ति के संबंध में कुछ सीमाएं आरोपित करता है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि 2 मामलों में, ठीक है, राज्य विधानमंडल कर नहीं लगा सकता। राज्य विधानमंडल कर नहीं लगा सकता। और 2 मामले क्या है? पहला मामला है कि अगर वह बिजली भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली हो या फिर भारत सरकार को बेची जाने वाली हो। ठीक है, भारत सरकार को बेची जाने वाली हो। ठीक है, इस पे कर नहीं लगा सकता। ठीक, दूसरी चीजें जो रेलवे निर्माण है, ठीक है, उसके लिए अगर उसे किसी रेलवे निर्माण या रेलवे निर्माण के रखरखाव आदि के लिए भारत सरकार या किसी रेलवे कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस पे कर नहीं लगा सकती। या फिर किसी कार्य के लिए भारत सरकार या रेलवे
कंपनी को बेचता है या बेचा जाता है। ठीक, तो इस पे कर नहीं लगा सकती। ये अनुच्छेद 287 का है। इसमें आप देख रहे हो कि सब में कुछ न कुछ शर्त है, तो ये शर्त से जो है राज्यों की कराधान शक्ति पर नियंत्रण हो रहा है, यही चीज है इसमें। अगला अनुच्छेद जो है वो 288, और इसमें बताया गया है कि अगर संसद की विधि द्वारा किसी अंतरराज्यीय, हम लोग देखेंगे आगे अंतरराज्यीय नदी विवाद वगैरह सब, ठीक है, या नदी घाटी के विनिमय या विकास के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना की गई है और वह प्राधिकरण जल या विद्युत का संचयन, उत्पादन, उपभोग, वितरण या विक्रय करता है, तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस पर करों का अधिरोपण कर सकेगा। ठीक है, किंतु ऐसी विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखे जाने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति ना मिल गई हो। ये था हमारा राज्यों के कराधान शक्ति पर नियंत्रण। अब हम लोग देखते हैं कर राजस्व का वितरण। कर राजस्व का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। तो संघात्मक संविधानों में कर राजस्व के वितरण का तरीका जो है काफी जटिल है और इस पे कई सारे विवाद भी खड़े होते रहते हैं, क्योंकि विवाद मुख्य रूप से यही होता है कि वितरण में सब चाहता है कि हमारा हिस्सा ज्यादा हो। जैसे केंद्र चाहती है कि उसमें हमारा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, राज्य चाहती है कि हमारा हिस्सा अधिक होना चाहिए। तो इस मामले में इसमें विवाद भी बहुत सारे हैं और भारतीय संविधान में भी कर राजस्व के वितरण की व्यवस्था अत्यंत जटिल रही है, लेकिन फिर जैसे जैसे इसमें अलग अलग तरह के संशोधन लाए गए हैं, इसमें चेंजेस किए गए हैं, उससे थोड़ी सी जो है इसकी जटिलता कम हुई है। और जहां तक राज्य सूची के करों का प्रश्न है उसके संबंध में कोई विवाद नहीं है। ठीक है, राज्य सूची करों पर जो है विवाद नहीं है, क्योंकि जिस राज्य को जिसमें दिया गया वो वहीं तक है, विवाद नहीं है। सब अपना अपना कर वसूलते हैं। ठीक है, और उन करों पर अधिरोपण भी राज्य करते हैं, संग्रह करते हैं और प्रयोग भी। ठीक है, और इन करों से जो राशि एकत्रित होती है वो राज्य की संचित निधि में चली जाती है, राज्य की संचित निधि में जाता है। और इसके लिए आपने देखा था कि जो विनियोग अधिनियम है, ठीक है, इसके द्वारा जो है राशि का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो कोई विवाद नहीं है। ठीक है, लेकिन कर राजस्व के वितरण की जटिलता संघ सूची के करों से संबंधित है, और संविधान में यह उपबंध है कि कर सूची के करों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण राजस्व केंद्र का नहीं होगा,
ठीक है, बल्कि उसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी होगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों को अपने करों से मिलने वाला राजस्व इतना कम है कि वे उस राशि से अपना निर्वाह नहीं कर सकते। राज्यों को कम राजस्व देने के पीछे संविधान सभा का उद्देश्य ये रहा था कि जो राजस्व की जो वित्तीय निर्भरता है वो केंद्र पर हमेशा बनी रहे, ताकि जो है वो राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा ना पहुंचा सके। ठीक है, जो 80 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, ये 2000 का था। इसके पारित होने से पहले जो है राजस्व वितरण का तरीका अलग था। इसके पारित होने से पहले ठीक है। इस समय जो है 2 कर थे, ठीक है, 2 कर थे। एक था जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य बांटे जाते थे, ठीक है। और ये कौन था, जैसे कि ये आयकर हो गया, ठीक है, और इसमें कृषि आय नहीं आती थी, ठीक है, इस पे कर नहीं लगाया जाता था, ठीक है। कृषि आय से भिन्न आयकर जो है ये इसमें आता था। जो दूसरा था, ठीक है, वो था उत्पाद शुल्क, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। उत्पाद शुल्क में क्या होता था, केंद्र जो है इसका अधिरोपण भी करती थी, ठीक है, प्लस संग्रहण भी करती थी, ठीक है, और वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका बंटवारा भी करती थी। ठीक? इसको जो है केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाता था, ये था। लेकिन जब 2000 का संशोधन हुआ, ठीक है, 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इसके बाद से जो है हर चीजें बदल गई। जैसे कि इस संशोधन द्वारा क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 270 है इसकी भाषा को पूरी तरह बदला गया, ठीक है, इसकी भाषा को बदला गया, ठीक है। और इसमें व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 268 तथा अनुच्छेद 269 में वर्णित करों तथा अनुच्छेद 271 में वर्णित अधिभारों यानी कि सरचार्जेस को छोड़कर संघ सूची में निर्दिष्ट सभी करों तथा शुल्कों को केंद्र और राज्यों में बांटा जाएगा, ये इसके भाषा में परिवर्तन करके किया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि सीमा शुल्क निगम कर जो है अब केंद्र और राज्यों में बांटे जाते हैं, जो पहले जो है सिर्फ केंद्र के पास था, ठीक है। तो अब जो है सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, ठीक है, निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, जो है ये भी बढ़ता है, ठीक, ये भी बढ़ता है। और जो वितरण का ये तरीका है इसको एक नाम दिया गया, ठीक। इस फॉर्मूले को जो है हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना कहा गया, इसको वैकल्पिक योजना कहा गया, अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ पोल्यूशन,
ये कहा गया। ठीक है। और ये जो योजना है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2000 का, ठीक है, ये अपने भूतलक्षी प्रभाव से लागू हुआ था। ठीक है, यानी कि ये 1 अप्रैल 1996 से लागू हुआ था। ठीक। एक संशोधन और है, 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, और ये 2003 का है। ये भी राजस्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था, क्योंकि इसके माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, और वो अनुच्छेद 268 का क था। ठीक है, ये जोड़ा गया था। और इसके अलावा जो है, जो सेवा कर है, सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, ठीक है, इसको भी संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। ठीक है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर संसद ने 1994 के बजट में ही सेवा कर लागू कर दिया था, और यह तब से जो है लगातार प्रचलन में था। ठीक है, 2003 में जो है इसे संविधान में शामिल किया गया, ताकि इससे संबंधित विवाद और उलझने समाप्त हो जाए, और इसके लिए जो है अनुच्छेद 268 का क जो है ये जोड़ा गया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है जो संघ सूची है, संघ सूची में इसके लिए प्रविष्ट संख्या, ठीक है, 92 ग जोड़ा गया। ठीक है, अब तो जीएसटी आ गया है। ठीक है, तो इन सभी संशोधन के बाद से अभी जो जीएसटी आया, उसके बाद जो है संघ सूची में जो है अलग अलग तरह के कर जो है अलग अलग तरह से लगाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग जो है एक एक करों की चर्चा करते हैं। जैसे केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा एकत्रित तथा प्रयुक्त किए जाने वाले कर। ठीक है, इस कर की चर्चा जो है अनुच्छेद 268 में है। ठीक, इसमें चर्चा किया गया है, और ऐसे करों का अधिरोपण संसद की विधि द्वारा किया जाता है, किंतु संविधान ने राज्यों को हक दिया है कि वो अपने राज्य क्षेत्र में इन करों को स्वयं एकीकृत और प्रयुक्त कर सके, जैसा कि इसमें लिखा भी गया है। ठीक है, और इन करों के आगमन में केंद्र राज्य की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, हिस्सेदारी नहीं। ठीक, कोई हिस्सेदारी नहीं। इन करों से प्राप्त होने वाली राशि भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं बनती, क्योंकि केंद्र का तो ये है ही नहीं, भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं। ठीक है, ये सीधे राज्यों को मिल जाती है, सीधे राज्यों को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर यही राशि जो है वो यूटीज में आ रहा है, मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र से आ रहा है। ठीक है, संघ राज्य से आया कर जो है, ठीक है, इस पे अब केंद्र सरकार का अधिकार होगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके सारे विषय पर जो है केंद्र सरकार के अधिकार में रहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार का इस पे अधिकार होता है। ठीक, ये इसी तरह इस पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जैसे कि वर्तमान में जो है इसमें 2 कर शामिल हैं। ठीक है, वर्तमान में इसमें 2 कर हैं। ठीक है, एक है संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क। ठीक है,
इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो शेयर वगैरह से। इसका संबंध जो है शेयरों से है, वचन पत्रों से है, ठीक है। इस सब के क्रय विक्रय से संबंध है, क्रय विक्रय तथा हस्तांतरण से संबंध, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर कर है वो है संघ सूची में वर्णित औषधियों, ठीक है, औषधियों तथा प्रसाधन उत्पादों पर लिया जाने वाला उत्पाद शुल्क, ये इसमें शामिल है, ठीक है। ये था। इसके अलावा जो है देखते हैं जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले, ठीक है, केंद्र तथा राज्यों द्वारा एकीकृत तथा प्रयुक्त किए जाने वाले कर, ठीक है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 268 के ए वाला पार्ट में, ठीक है, ठीक। और इसमें जो है पहले सेवा कर का प्रावधान था, ठीक है। अब इसको संविधान से समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, ठीक। इसी तरह केंद्र द्वारा लगाए जाने तथा एकत्रित किए जाने वाले किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, ठीक है। ये चीजें हो गया। जैसे कि अगर हम लोग अनुच्छेद 269 की बातें करें, ठीक है, तो इसके तहत जो पहले अंतरराज्यीय लेन देन होता था उस पर कर केंद्र लेता था और उसे राज्यों में बांट दिया जाता था, ठीक है। अनुच्छेद 269 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। जैसे इसे अगर लिख दिया जाए तो पहले जो है यानी इसके तहत पहले इसके तहत पहले जो अंतरराज्यीय लेन देन होता था उस पर कर केंद्र लेता था और राज्यों में बांट दिया जाता था, ठीक। और अनुच्छेद 269 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और वो है अनुच्छेद 269 का एक पार्ट, ठीक है। और इसमें जो है IGST का प्रावधान किया गया। हम लोग GST को विस्तार से देखेंगे और उसको हम लोग अलग करके देखेंगे, ठीक है। और जो अनुच्छेद 269 का ए पार्ट है, ठीक है, ये जो है अंतरराज्यीय लेन देन पर लगता है, लेन देन पर लगता है। देखो क्या होता है कि अगर वस्तु का बाहर से आयात होगा तो वहां सीमा शुल्क के साथ साथ IGST भी लगेगा। अगर वस्तु का बाहर से आयात होगा तो वहां सीमा शुल्क के साथ साथ IGST भी लगेगा, ठीक है।
और जब जीएसटी लागू हुआ यानी कि 1 जुलाई 2017, ठीक है, इसके बाद से क्या हो गया कि जो भी वस्तु आयातित होती है, ठीक है, वो अंततः जिस राज्य में उपभोग होगी उस राज्य को उसके आयात पर आईजीएसटी का आधा हिस्सा भी मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार पहली बार राज्यों को आयात में कुछ हिस्सा मिलेगा, ठीक है। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है वहां भी ये सारी चीजें लागू होती है, ठीक है। 1 जुलाई 2017 के बाद से जो भी वस्तुएं आयातित होगी तो वहां सीमा शुल्क के साथ साथ आईजीएसटी भी लगेगा, ठीक है। ये लाइन तो हमने लिखा था। जिस राज्य में उपभोग होगी वे अंततः जिस राज्य में उपभोग होगी उस राज्य को उसके आयात पर आईजीएसटी का आधा हिस्सा भी मिलेगा, ठीक। और जो SEZ होते हैं, ठीक है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, इस पे भी आईजीएसटी लगता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले तथा एकत्रित किए जाने वाले किंतु केंद्र तथा राज्यों में बांटे जाने वाले कर, और ऐसे करों की चर्चा जो है अनुच्छेद 270 में किया गया है, ठीक है, जिन्हें लगाने और एकत्रित करने की जिम्मेदारी केंद्र की होती है और जिनकी प्राप्तियां केंद्र और राज्यों में बांटी जाती है, ठीक है। और जो 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संशोधन, ठीक है, इससे पहले इसमें 2 कर थे, ठीक। हमने जैसा कि बताया था कि इसमें आयकर था, दूसरा उत्पाद शुल्क था, ठीक है। और हमने बताया था कि इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 270 की भाषा बदली गई थी, ठीक है। और इस नई व्यवस्था के अनुसार क्या हुआ कि 3 अपवादों को छोड़कर संघ सूची के सभी कर केंद्र तथा राज्यों में विभाजित होंगे, ठीक है। और ये अपवाद क्या है? एक है अनुच्छेद 268 व अनुच्छेद 269 में निर्दिष्ट कर, इसमें जो कर है ये इसका अपवाद है। दूसरा है अनुच्छेद 271 के तहत किसी कर या शुल्क पर लगाए जाने वाले अधिभार, ठीक है, यानी सरचार्जेस।
और तीसरा अपवाद है संसद की किसी विधि द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए अधिरोपित कोई उपकर, ठीक है, यानी केस, ठीक है। और इन 3 अपवादों को छोड़कर संघ सूची के सभी कर केंद्र और राज्यों में बांट दिए जाते हैं। और यह वितरण जो है किस अनुपात में किया जाएगा, ठीक है, इसका फैसला वित्त आयोग की स्थापना होने से पहले राष्ट्रपति करता था, लेकिन जब वित्त आयोग की स्थापना हो गई तो राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद जो है ये फैसला करता है, ठीक। देखो, जो अनुच्छेद 270 है, ठीक, इसमें जो कर केंद्र लगाता है, कर केंद्र लगाता है और वसूलता था और राज्यों को बांट देता था, राज्यों को बांट दिया जाता था, ठीक है, बांट दिया जाता था। यानी अनुच्छेद 270 के तहत जो कर केंद्र लगाता और वसूलता था, उसके बाद इसे राज्यों में बांट दिया जाता था। अब साथ में जीएसटी से जो राजस्व एकत्रित होगा, यानी कि जैसे सीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, उसमें केंद्र का जो आधा हिस्सा है यह भी कर विभाज्य पूल का हिस्सा बनेगा और वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा, ठीक। जैसे कि एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 271, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें जो केंद्र के प्रयोजन के लिए अधिभार है, ठीक है, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 271 में किया गया है, ठीक है। अगर अनुच्छेद 271 को देखा जाए तो इसमें 2 बातें समाहित हैं, ठीक है। एक है अधिभार, ठीक, दूसरा है उपकर, ठीक है। और इससे संबंधित केंद्र सरकार के पास विशेष उपाय था। केंद्र का कर संग्रह कम होने पर अनुच्छेद 269 और 270 में जो कर का प्रावधान था उन पर अधिभार या उपकर लगा सकता था, जिसमें जो भी कर केंद्र लगाता उसका सारा पैसा केंद्र को मिलता था और राज्यों को कोई पैसा मिलता नहीं था। लेकिन अब जो है इससे जो भी कर राजस्व प्राप्त होगा वह वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्यों और केंद्रों में बांट दिया जाएगा। यानी जीएसटी अधिभार से यह स्वतंत्र है, ठीक। अब इन सब के अलावा जो भी कर बचा हुआ है उस पर केंद्र अधिभार लगा सकता है और उपकर भी केंद्र ही लगा सकता है, ठीक है। और आगे जो है हम लोग जीएसटी देखेंगे इसको विस्तार से, तो ये चीजें जो है यानी कि मुख्य रूप से ये 2 अनुच्छेद वहां पे जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी हम लोग जो है बाद में करेंगे अलग से। अब हम लोग देखते हैं गैर कर राजस्व का वितरण कैसे होता है। वितरण, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। तो इसका वितरण भी जो है 7वीं अनुसूची के अनुसार ही होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो है मुख्यतः उन फीसों, लाभों, जुर्मानों तथा बिलों की प्राप्तियों से है जिनका संबंध किसी सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रमों या निगमों अथवा
उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं इत्यादि से। यानी गैर कर राजस्व का अर्थ होता है, उसका अर्थ उन फीसों, लाभों, जुर्मानों तथा बिलों की प्राप्तियों से है जिसका संबंध किसी सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रमों या निगमों अथवा उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं इत्यादि से है। ठीक। केंद्र व राज्य सरकार संघ सूची और राज्य सूची में निर्दिष्ट विषयों पर अपनी सेवा देता है और उनके बदले विनियामक की हैसियत से फीस भी वसूलता है। केंद्र की जो गैर कर राजस्व है, गैर कर राजस्व आय है, ये मुख्य रूप से इसका स्रोत कौन कौन सा है, जैसे कि डाक तार हो गया, ठीक है, संचार हो गया, संचार व प्रसारण, ठीक है, बैंकिंग हो गया, ये सारे गैर कर राजस्व हिस्से हैं। बैंकिंग हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, ये भी इसी में आता है, सिक्के तथा मुद्रा हो गया, ठीक है, इसमें हो गया, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। और अगर हम लोग जो है राज्य की बात करें, राज्य गैर कर राजस्व, ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें जो है सिंचाई आ जाएगा, ठीक, वन आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, ठीक है, ये सारे आते हैं। ठीक। अब हम लोग जो है अनुदान देखते हैं, ठीक है, अनुदान, ग्रांट्स। देखो, संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य कर तथा गैर कर राजस्व के वितरण के अलावा कुछ अनुदान के भी प्रावधान है और इसकी व्यवस्था जो है, यानी अनुदान की व्यवस्था मुख्य रूप से जो है अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 282 में है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 273 में भी, ठीक है, 73 में ऐसा ही एक उपबंध है, ठीक है, जो संविधान के पहले 10 वर्षों के लिए था, यानी 1960 तक के लिए। 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1960 तक के लिए था, संविधान के पहले 10 वर्षों के लिए था, ठीक है, यानी 1960 तक के लिए, ठीक है। देखो, अनुदान को जो है ना मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि एक विधिक अनुदान होता है, ठीक है, ठीक है, एक विवेकाधीन अनुदान होता है, एक जो है अन्य अनुदान होता है, ठीक। हम लोग विधिक अनुदान देखते हैं पहले। इस अनुदान की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 275 के पहले खंड में किया गया है, ठीक है, और ये जो है केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाते हैं, ये अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाते हैं, ठीक है। देखो, संसद तय करती है, संसद यह तय करती है कि ऐसे सहायता अनुदानों की जरूरत किन राज्यों की, किन राज्यों को है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लिए भिन्न भिन्न राशि हो सकती है, ठीक है, अलग अलग राज्यों के लिए यह राशि भिन्न भिन्न हो सकती है। जो राशि संसद विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित करती है वो प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होती है, ठीक है, ये भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
यानी कि संचित नीति पर पारित है, इसका मतलब है कि इस पर संसद में चर्चा तो हो सकता है लेकिन मतदान नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये अनुदान जो है शर्त रहित होता है, यानी इसके लिए कोई शर्त नहीं रहता है, शर्त रहित होता है। ठीक है, इनकी इससे राज्यों की स्वायत्तता पर हमला नहीं होता, हमला नहीं होता, क्योंकि हम लोग कुछ अनुदान देखेंगे जिसमें शर्त भी दिया जाता है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 275 में एक परंतुक भी जोड़ा गया है, ये भी, और इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में विधिक अनुदानों में एक विशेष व्यवस्था है। ठीक है, और ये विशेष व्यवस्था क्या है, तो अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति या अनुमोदन से ऐसी विकास स्कीमें बनाती है जिनका उद्देश्य है कि राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में अभिवृद्धि हो या राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर राज्य के शेष क्षेत्रों के स्तर तक उन्नत हो सके। ठीक है, उन्नत हो सके तो केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं का खर्चा को पूरा करने के लिए पूंजीगत यानी कैपिटल तथा आवर्ती रेकरिंग राशियां संचित नीति से प्रदान करेगी। ठीक है, और इसमें जो परंतुक है, ठीक है, यानी अगला परंतुक जो है उसमें असम के संबंध में कुछ प्रावधान है, यानी विशिष्ट उपबंध है। देखो विधिक अनुदानों के निर्धारण करने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, लेकिन जो अनुच्छेद 275 का दूसरा खंड है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब तक संसद इस अनुच्छेद के तहत कोई उपबंध नहीं करती है तब तक ये शक्तियां राष्ट्रपति के अनुसार आदेश के अनुसार प्रयुक्त होगी। ठीक, यानी इसमें लिखा गया है जब तक संसद इस अनुच्छेद के तहत कोई उपबंध नहीं करती है तब तक ये शक्तियां राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार प्रयुक्त होंगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर वित्त आयोग का गठन हो चुका है तो राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग वित्त आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही कर सकेगा।
अब हमारा दूसरा जो है वो है विवेकाधीन अनुदान। डिस्क्रिमिनेटरी ग्रांट्स, और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 282 में है। और ऐसे अनुदान देने की शक्ति केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास भी है। देखो, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये विवेकाधीन अनुदान है और इस अनुदान देने की शक्ति केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास भी है। तो इस अनुदान देने का फैसला केंद्र और राज्य अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। यानी केंद्र देगा तो ये अपने विवेक से देगा, ठीक है, और राज्य भी जो है अपने विवेक से ही देगा, ठीक है। इस पे किसी तरह का कोई शर्त नहीं है, ठीक है। बस इसमें इतना ही कहा गया है, जो शर्त है वो इतना ही कहा गया कि अनुदान जो है वह लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। बस इतना ही शर्त है, बाकी सारी विवेकाधीन है। और केंद्र और राज्य सरकारें विवेकाधीन अनुदान उन विषयों पर भी दे सकती है जिन पर विधि और प्रशासन करने की शक्ति उनके पास नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए केंद्र सरकार किसी राज्य की स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को ऐसे अनुदान दे सकती है, तो राज्य सरकार भी किसी केंद्रीय संस्था को ऐसे अनुदान दे सकती है। कभी कभी कुछ राज्य सरकारें या अन्य सरकारों को इस प्रकार के अनुदान देती है, जैसे कि अगर भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, मतलब किसी आपदा के समय आ गया, तो ऐसी अनुदानें राज्य सरकारें देती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे राज्य व्यवस्था में व्यवहारिक स्तर पर विवेकाधीन अनुदानों का महत्व जो है विधिक अनुदानों से ज्यादा है। यानी इससे पहले वाला जो अनुदान था विधिक अनुदान, उससे ज्यादा इसका महत्व है। केंद्र और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों का एक बड़ा हिस्सा विवेकाधीन अनुदान होता है और ये आमतौर पर योजनागत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिए जाने वाले अनुदान जो है इसी वर्ग में आते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हो गया, मनरेगा हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है, पोलियो उन्मूलन, ये सारे जो है इसी में आते हैं, ठीक। अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों के 70% से अधिक योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार दिए जाते हैं, ठीक है। और ये योजना आयोग अब क्या हो गया, अब नीति आयोग हो गया, तो अब नीति आयोग के अनुसार दिए जाते हैं, ठीक है। अगला है मेरा अन्य अनुदान, अदर ग्रांट्स, ठीक। और इसकी चर्चा जो है संविधान में अनुच्छेद 273 में है, ठीक है। और इसमें एक विशेष व्यवस्था थी जो संविधान के लागू होने के सिर्फ 10 वर्षों के लिए था, ठीक है, यानी 1960 तक, ठीक है। और ये समाप्त हो गया, लेकिन अब है तो इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 273 में मूल प्रावधान ये था कि असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को जूट तथा जूट उत्पादों पर मिलने वाले निर्यात शुल्क का कोई हिस्सा देने के
स्थान पर सहायता अनुदान की कोई निश्चित राशि दी जाएगी तथा उस राशि को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में रखा जाएगा। ये था इसमें, ठीक, लेकिन हालांकि अब समाप्त हो गया। इसके बाद हमारा जो है जीएसटी आता है, और इसको जो हम लोग अलग से देखेंगे जीएसटी को। अब हम लोग लेते नया टॉपिक, वो है आपातकाल में वित्तीय संबंध। ठीक है, आपातकाल में वित्तीय संबंध। फाइनेंशियल रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो, आपात की उद्घोषणा लागू होते ही केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध भी बदल जाते हैं। ठीक, जैसे कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा की गई है। ठीक, ठीक, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 354 में वर्णित यह शक्ति हासिल हो जाती है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 354 में वर्णित यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंध उपबंधों, और ये उपबंध कहां से कहां तक था? ये उपबंध अनुच्छेद 268 से 279 था, में संशोधन कर सके, संशोधन कर सके। ठीक है, और ये संशोधन कब तक जारी रहता है? उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है, जारी रहता है, जारी रहते हैं, जिसमें आपात की उद्घोषणा समाप्त होती है। उस वित्तीय वर्ष तक जारी रहता है। ठीक, उससे समाप्ति तक। देखो, इस संबंध में संविधान राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि अगर वो राजस्व वितरण के किसी या किन्हीं उपबंधों में परिवर्तन करता है तो यथाशीघ्र उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि ऐसा करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ठीक, अब मान लो कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, ये किसी राज्य में लगता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की उद्घोषणा की गई है तो राज्य सरकार तथा विधानमंडल के समस्त कृत केंद्र के नियंत्रण में आ सकते हैं या केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं।
जिसमें निहित है कि वित्तीय मामलों से जुड़े सभी निर्णय भी केंद्र द्वारा लिए जाते हैं। राज्य का बजट भी जो है या तो संसद खुद पारित करती है या अपने प्राधिकार के तहत राष्ट्रपति को शक्ति देती है कि वह बजट संबंधी फैसला ले सके। और इस संबंध में जो महत्वपूर्ण उपबंध है वो ये है कि केंद्र द्वारा उस राज्य विशेष के संबंध में निर्मित विधियां, जिसमें बजट भी शामिल हो सकता है, तो राष्ट्रपति शासन समाप्त होने पर अपने आप समाप्त नहीं होती है, वह तब तक जीवित रहती है जब तक कि नया विधानमंडल जो है उसको निरस्त नहीं कर देता है। ठीक, इसके अलावा जो अनुच्छेद 360 है, ठीक है, यानी कि वित्तीय आपातकाल, ठीक है, अगर इसकी उद्घोषणा लागू की गई है तो इसके द्वारा जो है कई सारे परिवर्तन आते हैं केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों में। जैसे कि केंद्र राज्य को वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। राज्य के लिए जरूरी होता है कि वह इन निर्देशों का पालन करे। क्योंकि ऐसा नहीं किए जाने पर अनुच्छेद 365 के आधार पर राष्ट्रपति के लिए वह मानना वैध हो जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने लायक परिस्थिति बन गई है। बन गई। ठीक, दूसरा परिवर्तन इसमें आता है कि केंद्र राज्य सरकार से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने सभी या किसी किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती करें। तीसरा है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयकों पर या सभी धन विधेयक तथा अनुच्छेद 260 से जुड़े विधेयक को उसके विचार के लिए अनिवार्यता आरक्षित करें। ठीक है, अनुच्छेद यानी कि अगर अनुच्छेद 360 के तहत
देश या देश के किसी भाग में वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है तो केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। यानी केंद्र राज्य को वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। राज्य के लिए जरूरी होता है कि वह इन निर्देशों का पालन करे, क्योंकि ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 365 के आधार पर राष्ट्रपति के लिए यह मानना वैध हो जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लायक परिस्थितियां बन गई है। दूसरा परिवर्तन आता है कि केंद्र राज्य सरकार से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने सभी या किसी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारी के वेतन तथा भत्तों में कटौती करे। और तीसरा परिवर्तन आता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयकों तथा अनुच्छेद 207 से जुड़े सभी विधेयकों को उसके विचार के लिए अनिवार्यता आरक्षित करे। ठीक है, और यहीं पे जो है हमारा वित्तीय संबंध समाप्त होता है। ठीक है, इसमें जो है हमारा एक जीएसटी का टॉपिक जो है वो छुटा हुआ है। ठीक है, और फिर जो है हम इसके बाद देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों का ऐतिहासिक विकास, यानी कि विकास का क्रम जो है यहाँ तक कैसे पहुंचा है। और इसके तहत जो है हम लोग कई सारे आयोग की चर्चा करेंगे। इसके तहत हम लोग जो है प्रशासनिक सुधार आयोग को देखेंगे, जो सरकारी आयोग था उसको देखेंगे, संविधान समीक्षा करने के आयोग जो बनाए गए थे कौन 6 आयोग, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। फिर हम लोग जो है अंतरराज्य संबंध को देखेंगे, जिसमें जो है इसका आखिरी पार्ट जो है अंतरराज्य संबंध होगा। और उसके बाद जो अंतरराज्य नदी जल विवाद है, यानी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, उसको देखेंगे। और उसके बाद जो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें बस यहीं तक